अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। सुबह की सोच में आपको वार्म वेलकम। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और आपकी सुबह को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए हम दोनों यहाँ पे हाजिर खिदमत हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी थी जो कि कल आपने सुनी होगी, लेकिन हमने कहा कि हम भी इसको अपने इस मॉर्निंग शो में मॉर्निंग शो की जीनत भी बनाएं, आपके साथ डिस्कस भी करें। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया है। आईनी अदालत ने कहा कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगे, जबकि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत सी निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या फिर नज़रसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। हमने जज्बाती फैसला नहीं किया। वकील एहसन बॉन ने कहा कि अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समाअत हुई है वही हुक्म देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। फैसला पढ़ा तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया है। बाद अज़ां वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि पहले वाला जो मुनाल था वो तो गिरा दिया गया ना। अब देखें कि वो नया बनता है, किस तरह से बनता है, उसके ऊपर भी फैसला है। मतलब उस तरह से उसको नहीं गिराया जाएगा। लेकिन पहले वाली जो खूबसूरती थी, जो अभी इस वक्त आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, आप भी गए होंगे बहुत दफ़ा, हम भी गए, आप लोग भी जाते होंगे। थोड़ा महंगा था, मैं कम जाता था। पक्की बात है। हाँ, बहुत कम जाता लेकिन था। ये है कि अब मैं तो वो नहीं है ला मोंटाना में जाता था, मुनाल में नहीं जाता था। अच्छा, ये आप ना तजाद है आपकी बातों में। अब मैं क्या ही बात करूं। अच्छा, ये जो आपने जब स्टार्ट किया, बड़ा खूबसूरती से आपने कहा कि पहले वाला मुनाल, लेकिन मैं सोच रहा था कि गजल ये कहेंगी कि क्या पहले वाला फैसला ठीक था या ये वाला फैसला ठीक है। पहले वाला, हाँ, गिराने का फैसला किसने किया था, कहाँ से वो फैसला हुआ था, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने रातों रात इसको गिराया था और किसके फैसलों पर गिरा था, वो भी आपके सामने है। अब बहाली का फैसला वफाकी आईनी अदालत ने किया। उसके अलावा जो एक लाइन उन्होंने लिखी ना जी कि इसकी मलकियत किसकी है, वो अदालती ऑब्जर्वेशंस को आप साइड पे रख के उसको डिसाइड करेंगे। तो अब ये एक लंबा मामला होगा, उसके बाद मलकियत डिसाइड होगी। मलकियत डिसाइड होने के बाद फिर ये डिसाइड होगा कि जिसका ये था वो यहाँ पे कुछ ना कुछ वापस बनाएगा या फिर कोई थीम पार्क बना देगा, जिस तरह से मरी में सबको गिरा के ना, सब होटल्स को गिरा के थीम पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो अब आप इस बात को समझे कि पहले वाला जो मोनाल था वो अब वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही खाली जगह है। तो ये पहले वाले फैसले की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूरोपीय ममालिक जाने की कोशिश में कश्तियों के हादसात में 335 पाकिस्तानियों को समुंदर निगल गया है। अनफॉर्चुनेटली FIA दस्तावेजात के मुताबिक जून 2023 से अब तक 7 मोहलिक कश्ती हादसात रिपोर्ट हुए और इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान के बावजूद गैर कानूनी तरीकों से यूरोप जाने की कोशिशों का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क भी लोगों को खतरनाक सफर पर आमादा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कश्ती हादसात में होने वाली हलाकतें डंकी के खतरनाक रास्तों के हवाले से एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। जून 2023 में यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में 226 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें 207 जाँ बहक जबकि 19 को जिंदा बचा लिया गया था। फिर इसी तरह से दिसंबर 2024 में यूनान जाते हुए एक और कश्ती हादसे का शिकार हुई, जिसमें 69 पाकिस्तानी सवार थे और उस हादसे में 25 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे और 44 को जिंदा बचा लिया गया था। दस्तावेजात के मुताबिक मराकश के करीब जनवरी 2025 में पेश आने वाले कश्ती हादसे में 70 पाकिस्तानी सवार थे और फरवरी 2025 में लीबिया में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनमें 23 जाँ बहक जबकि 13 जिंदा बच गए थे। FIA दस्तावेजात के मुताबिक मजीद ये बताया गया है कि 2025 और 26 के दौरान लीबिया से डंकी लगाते हुए कश्ती डूबने के 4 बड़े हादसात रिपोर्ट हुए और फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर 2025 जबकि अप्रैल 2026 में पेश आने वाले इन हादसात में 102 पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं, जिनमें 71 जाँ बहक जबकि 30 को जिंदा बचाया गया। बिल्कुल, ये जो आपने स्टोरी शेयर की, डेट इज़ वेरी अलार्मिंग स्टोरी। और इसके लिए अगर डंकी किस तरह से की जाती है, इसके हवाले से एक मूवी भी है, शाहरुख खान साहब ने बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो डंकी आप कर रहे हैं और डंकी के ज़रिए आप यूरोप जा रहे हैं, ये एक तरफ से आप ये भी देख लीजिए कि आपकी मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं
वो किस हद तक खस्ता हाल हैं या कितनी पतली हैं कि हर शख्स एक बेहतर रोज़गार की तलाश में यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके पास उस तरह के फाइनेंसेस मौजूद नहीं होते कि वो लीगल वेज़ के ज़रिए जाए, क्योंकि लीगल वेज़ के ज़रिए अगर आप जाना चाहेंगे तो आज भी आपको 50, 60, 70 लाख रुपए चाहिए होता है। फिर वो इलीगल वेज़ देखता है, फिर उनको इस तरह का नेटवर्क मिल जाता है जो उसको डंकी के थ्रू लेके जाने की वो ज़रूरत पेश आती है। फिर वो उनको डंकी के थ्रू यहाँ से ले जाते हैं और वो भी 10-12 लाख रुपया उनसे ले लेते हैं, लेकिन 10-12 लाख रुपया कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेते हैं। कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो डंकी का काम करते हैं। गवर्नमेंट को भी पता है, मोहल्ले के एसएचओस को भी पता होता है, डीपीओस को भी पता होता है, आईजी को भी पता होता है कि कौन कौन से ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि डंकी का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नेटवर्क्स पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रहे हैं। लोग उनके थ्रू बाहर जाते हैं, डंकी के जरिए जो लोग बच जाते हैं वो शायद सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कहा, कि हलाकत का शिकार भी होते हैं और दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको अब जहाँ पे डंकी लगा के हम जाना चाहते हैं उनके बिल्कुल करीब इंग्लैंड और वेल्स की बात करना चाहते हैं, और यूरोप में भी ऐसे ही हालात हैं। इंग्लैंड और वेल्स में मई जून की शदीद गर्मी से मुमकिन तौर पर 2700 अफराद हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन इंपीरियल कॉलेज और मेट ऑफिस का लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के माहिरीन ने मई और जून की गर्मी से इंग्लैंड और वेल्स में 2700 शहरियों की हलाकत का अंदाज़ा लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 था, 29 मई 550 और 18 था 28 जून 2200 अफराद हलाक हुए, जबकि जून में पड़ने वाली गर्मी ने 50 साल रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। प्रोफेसर फेडी ओटो का कहना है कि ज़्यादा अमवात जून में हुई, जबकि दर्जा हरारत 37.7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद अफराद भी गर्मी से खुद को महफूज ना समझें। मुस्तकबिल में गर्मी की लहरें ज़्यादा हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक गर्मी की दोनों लहरें हीट डोम की वजह से पैदा हुई हैं और शदीद गर्मी दिल के दौरे, फालिज और दीगर जानलेवा बीमारियों का सबब बन सकती है। शदीद गर्मी खामोश कातिल है जो सेहतमंद अफराद को भी मुतासिर कर सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये देखें ना कि ये हम पाकिस्तानियों की हमारी हिम्मत है कि हम 40+ भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को गर्मी के बारे में इतना पता ही नहीं था। 37 पर भी वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सके और इतनी हलाकतें हुई हैं। 2700। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है कि वहाँ पे गर्मी इस वजह से भी बर्दाश्त नहीं होती है। जो 34-35 की गर्मी है ना, वो भी उनको ज्यादा लगती है, क्योंकि उनका जो सर्दियों में टेम्परेचर है वो -8 -10 का लंदन सिटी का टेम्परेचर होता है। वहाँ पे मतलब 6 महीने आप देखेंगे तो बर्फबारी भी आपको नजर आएगी, ठंड भी नजर आएगी। तो वो ठंड के आदी होते हैं। उनको जब 30, 35, 36 का टेम्परेचर मिलता है तो उनके लिए तो शायद मुल्तान की गर्मी से भी ज्यादा आगे वाली गर्मी देखिए ना, हम फिर कितनी बर्दाश्त कर लेते हैं। फील्स लाइक हमारा 45 तक भी जा रहा होता है समटाइम्स। खैर आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको रूस लिए चलते हैं। रूस में एक फौजी तरबियती मश्क उस वक्त अफरा तफरी का मंजर पेश करने लगी जब एक ताकतवर रोटरी मशीन गन चलाने वाला फौजी उस पर काबू बरकरार ना रख सका। मशीन गन ने क्या किया, वो अचानक से बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगी, जिसके बायस करीब मौजूद फौजियों को जान बचाने के लिए फौरी तौर पर जमीन पर झुकना और महफूज मकामात की जानिब भागना पड़ा। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। इसी वजह से हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां सार्फिन इसे फौजी तरबियत की बड़ी नाकामी भी करार दे रहे हैं और सवाल उठाया है कि इतने ताकतवर हथियारों को इस अंदाज में नस्ब क्यों किया गया था। ताहम इस वीडियो की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी और ना ही ये वाज़ेह है कि ये वाक़या कब और कहां पेश आया है। वीडियो के मुताबिक ये मुबैना तौर पर रूसी फौज के एक मोबाइल फायर ग्रुप की तरबियती मश्क थी, जिसमें YAKB 12.7 नामी 4 नालियों वाली रोटरी मशीन गन इस्तेमाल की जा रही थी और ये हथियार असल में हमला आवर हेलीकॉप्टर के लिए तैयार किया गया था, ना कि ज़मीनी तनसीब पर इस्तेमाल के लिए। लेकिन वीडियो के आगाज़ में ही एक फौजी नस्बशुदा मशीन गन के पीछे खड़ा नजर आता है, जबकि दूसरा एहलकार उसके करीब मौजूद होता है। इब्तिदा में यानी कि शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू होती है तो मशीन गन के शदीद आप ये कहें कि झटके के बाइस उसका जो बैलेंस है या फिर उसका सिस्टम है वो बज़ाहिर बर्दाश्त नहीं कर पाता और हथियार अपने हदफ पर काबू रहने के बजाय पूरी कुव्वत से अपने महवर के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। हथियार पर काबू पाने की कोशिश करने वाला फौजी जवान जो था वो उसके साथ घूमने लगता है मशीन की और पूरी कोशिश के बावजूद उसे रोकने में नाकाम रहता है। मुसलसल फायरिंग होती रही। मुसलसल फायरिंग के दौरान मशीन गन तेजी से चक्कर काटती रहती है और आखिरकार एहलकार को जोर से करीब मौजूद रुकावट के पार उछाल देती है और हथियार अपनी रफ्तार के साथ गोलियां भी बरसा रहा था
और वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं कि इर्द गिर्द मौजूद फौजी अपनी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर झुक जाते हैं और मुख्तलिफ समतों में दौड़ पड़ते हैं ताकि बेकाबू हथियार की जद में आने से बच सकें। और कुछ देर बाद एक और फौजी आगे बढ़कर घूमती हुई मशीन गन को रोकने में कामयाब हो जाता है। जी, वो आपने सुना था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कुछ ऐसा ही काम हुआ, क्योंकि शायद मुझे ये लगता है कि इस फौजी को ये मशीन गन चलाना नहीं आती थी। इसका काम था हेलीकॉप्टर को तबाह करना, जो जंगी हेलीकॉप्टर था दुश्मन का, लेकिन ये ज़मीन से ज़मीन पे वार करने की कोशिश कर रहे थे और शायद वो बैलेंस क्रिएट करने में नाकाम हुए और उसके साथ ही उन्होंने एक पूरा झूला और साथ वालों को भी डराया। और उसके बाद आई थिंक सो अभी जिस वक्त ये हम डिस्कस करें तो अभी तक तो वो शायद मुअत्तल हो गए होंगे या इस हवाले से इंक्वायरी भी हो रही होगी। और फिर ये भी होगा कि आपने वीडियो कहाँ पे बनाई, और ये वीडियो अगर निकली भी है तो ये उनके डिफेंस सिस्टम की एक नाकामी भी समझी जा सकती है, क्योंकि रशिया के डिफेंस के सिस्टम के अंदर ही ये वीडियो बनाई गई है। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको रशिया से मैं बाहर नहीं निकालना चाहता, रशिया की बात करेंगे। रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को में मसनूई ज़हानत की दुनिया से जुड़ा एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है, जहाँ पहली मरतबा 2 इंसान नुमा ह्यूमनराइज AI रोबोट्स के अलामती शादी की तकरीब मुनक्किद की गई है। इस मुनफरिद तकरीब ने टेक्नोलॉजी के हलकों और सोशल मीडिया सारिफिन की भरपूर तवज्जो हासिल की है। मॉस्को की तारीखी पुश्किन लाइब्रेरी में होने वाली इस तकरीब में रॉबर्ट और माटिल्डा नामी 2 AI रोबोट्स को अलामती तौर पर एक दूसरे का शरीक हयात करार दिया गया है। तकरीब की ख़ास बात यह थी कि उसमें दोनों रोबोट्स ने रवायती अंदाज में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के अलामती अहद भी किए और एक दूसरे को शादी की यादगार के तौर पर ब्रेसलेट्स भी दिए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक दोनों रोबोट्स को मुख्तलिफ इंसानी किरदारों की अक्कासी करते हुए तैयार किया गया। रॉबर्ट को एक दफ्तरी मुलाजिम और ब्लॉगर की शक्ल दी गई है, जबकि माटिल्डा को एक बैलरीना यानी कि रक्कासा के अंदाज में डिज़ाइन किया गया ताकि वो इंसानी रवैयों और किरदारों को बेहतर उनकी नुमाइंदगी कर सकें। रूसी सरकारी खबरसाई इदारे के मुताबिक मुल्क में इस नौयत की ये पहली अलामती तकरीब है। इससे कबल भी रॉबर्ट और माटिल्डा को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में पेश किया जा चुका है, जहां उनके डिज़ाइन को खासी पजीराई मिली थी। अब इन दोनों इंसान नुमा रोबोट्स की अलामती शादी की तस्वीर और वीडियोज़ इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जबकि मसनूई जहानत और रोबोट्स से वाबस्ता माहिरीन इसे AI टेक्नोलॉजी की नुमाइशी और तख्लीकी सलाहियतों का एक मुनफरिद इजहार करार दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खबर आपने शेयर की है। मतलब अब रोबोट्स की भी शादी हो रही है, अलामती शादी की तकरीब, एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। लड़का जो है वो ब्लॉगर है, जो लड़की है वो रक्कासा है। देखिए, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जुमला भी इस्तेमाल किया कि दफ्तरी मुलाजिम भी है और साथ ब्लॉगर भी है। मतलब कि उन्होंने कहा कि आजकल हर बंदा ब्लॉगर होता है। ब्लॉगर मतलब बताने का मकसद ये था। और लड़की जो है वो रक्कासा है, ताकि वो बेहतर तरीके से नुमाइंदगी भी कर सके उन इंसानी रवैयों की। तो देखिए, दुनिया में ऐसा भी हो रहा है कि अब मशीनों की भी आपस में शादियां हो रही हैं, अलामती शादियां। अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जापान, जहां पे 15 साला तालिबे इल्म को मसनूई जहानत, AI से रिलेटेड बात हो रही थी तो मैंने सोचा AI से रिलेटेड ही खबर आपको देती हूँ। मसनूई जहानत की मदद से ऐसा प्रोग्राम तैयार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है जिसके ज़रिए एक एनिमी स्ट्रीमिंग सर्विस के 10वें हज़ार सारफीन के अकाउंट्स ज़बरदस्ती डिलीट कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक ये मनसूबा बंद और मुसलसल साइबर हमला था, जिसके बायस मुतल्लिका सर्विस तकरीबन 1 माह तक मुअत्तल रही। टोक्यो के करीब वाक़ शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हाई स्कूल के तालिब इल्म पर यह इल्ज़ाम है कि उसने 4 नवंबर 2025 को बेंडाई नामको फिल्म वर्क्स के सर्वर्स को जाली कमांड्स भेजकर कंपनी के कारोबार में धोखाधड़ी के जरिए रुकावट डाली। और ये कंपनी जापान के मारूफ बेंडाई नामको होल्डिंग्स की ज़ेली कंपनीज हैं। तहकीकात के मुताबिक इस हमले के नतीजे में कंपनी के बेंडाई चैनल स्ट्रीमिंग सर्विस मौजूद 46,812 सारफीन के अकाउंट्स उनकी इजाज़त या फिर इल्म के बगैर डिलीट हो गए हैं। और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म ने यह भी एतराफ़ कर लिया है कि उसने इब्तदाई सोर्स को कोड जो है खुद उसने लिखा था, ताहम बाद में उसे बेहतर बनाने और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुकम्मल करने के लिए उसने ChatGPT से मदद भी ली थी। एग्जैक्टली ये अब आने वाली दुनिया की, बल्कि आजकल प्रिवेलिंग दुनिया की भी बात कीजिए तो हम AI की दुनिया में बस रहे हैं, लेकिन हम उससे काफ़ी ज़्यादा अभी पीछे हैं। हम AI का इस्तेमाल किसी और ज़ुमरे में ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे और आप फेस भी करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ थी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।